हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी विद डॉक्टर जीवन। आज कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज हमारा फर्स्ट पॉइंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने डिस्कस किया था इससे पहले। रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तब आप लोगों को बताया गया था कि यहाँ पे दो पार्ट होते हैं। एक होता है कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा होता है एक्सचेंज पार्ट। इसे हम एक्सचेंज जोन भी बोल सकते हैं और कंडक्टिंग जोन। अब ये कंडक्टिंग जोन कहां से कहां तक होता है? ये होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये क्या काम करते हैं? ये ब्रिंग्स एयर टू बॉडी टेम्परेचर ब्रिंग्स एयर टू बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद ये क्लियर्स क्लियर एयर फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स। यहां पे ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर भी होता है। ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। ये इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? इसमें होता है अल्वियोलार डक्ट एंड अल्वियोलाई। क्या होता है इसमें? अल्वियोलार डक्ट एंड अल्वियोलाई। और यहां पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होता है यहां पे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लास्ट टाइम हमने जब पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम लोगों ने पढ़ा था, उस टाइम ने मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, कंडक्टिंग जोन और सेकंड इज एक्सचेंज जोन। तो कंडक्टिंग जोन में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। आप लोगों ने वो डायग्राम जो हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में दिया था, वो डायग्राम फिर से एक बार देख लेना। कहां से एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, वहां तक क्या है हमारा कंडक्टिंग पार्ट है या कंडक्टिंग जोन है। और कंडक्टिंग जोन या कंडक्टिंग पार्ट ये क्या करने का काम करता है? जो भी एटमॉस्फेरिक एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसको बॉडी टेम्परेचर पे लेके आता है। उसमें से कुछ डस्ट पार्टिकल होते हैं, उसको या फॉरेन बॉडीज भी बोल सकते हैं, उससे क्लीन करता है और ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर करता है। ओके। और जो एक्सचेंज जोन होता है या एक्सचेंज पार्ट होता है, उसमें क्या क्या होते हैं? एक होता है अल्वियोलर डक्ट एंड अल्वियोलाई, और यहाँ पे क्या होता है? एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोगों को और एक पॉइंट देखना है, अल्वियोलाई के बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, जो कि आप लोगों को आगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इंपॉर्टेंट है। अल्वियोलाई के बारे में हम जानते हैं। अल्वियोलाई आर हाईली वास्कुलराइज्ड। ये क्या होते हैं? हाईली वास्कुलराइज्ड। Alveoli are highly vascularized. These are highly vascularized. मतलब क्या है? इसके आजू बाजू में बहुत सारे वेसल्स प्रेजेंट रहने वाले हैं। उसके बाद दिस इज अ प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये है हमारी अल्वियोलाई। ये क्या है? हमारी अल्वियोलाई।
इस पे क्या प्रेजेंट रहते हैं? सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियम। इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियम। क्या प्रेजेंट रहते हैं? सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियम। ये क्या है हमारा? सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियम। सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियम। हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि हाईली वास्कुलराइज्ड, तो इसका यहाँ पर क्या होती है? पल्मोनरी कैपिलरीज। और यहाँ पे भी इपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। जिसे हम क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। ये क्या है? एंडोथेलियम। ये क्या है? एंडोथेलियम। दिस इज अ पल्मोनरी कैपिलरी। दिस इज अ पल्मोनरी कैपिलरी। दिस इज अ पल्मोनरी कैपिलरी। ये क्या है? पल्मोनरी कैपिलरी। और ये क्या है? अल्यूवलाई। दिस इज अल्यूवलाई। अब यहाँ पे क्या होने वाला है हमारा? एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कैसे होना है? जो भी हमने इनहेल किया है ऑक्सीजन, किसके साथ होने एक्सचेंज वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड। इट कम्स फ्रॉम द बॉडी और टिश्यूज। यहाँ से ऑक्सीजन पल्मोनरी कैपिलरी में जाना, पल्मोनरी कैपिलरी का कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल के लिए अल्यूवलाई के साथ एक्सचेंज करने वाला है। यहाँ तक किसी को कोई दुख, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? एकदम आसान सा है। हाईली वास्कुलराइज्ड होते हैं, प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। अल्यूवलाई के हमने यहाँ पे डायग्राम बताई है। ये है पल्मोनरी कैपिलरी, जिसके अंदर क्या होते हैं कि इपिथेलियम, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। और ये है पल्मोनरी कैपिलरी। अल्यूवलाई के यहाँ पे क्या होते हैं? सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियम। और यहाँ जो अंदर स्पेस है, इसे हम बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। दिस इज अ बेसमेंट सब्सटेंस। दिस इज अ बेसमेंट सब्सटेंस। अब यहाँ पे जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहे हैं वो 3 लेयर से होने वाले हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कितने लेयर से होने वाले? 3 लेयर्स। यहाँ पे अल्यूवलाई, पल्मोनरी कैपिलरी एंड बेसमेंट सब्सटेंस। उसमें से क्या है? 2 सेलुलर है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बाय 3 लेयर्स। उसमें से 2 कैसे है? सेलुलर एंड 1 इज नॉन सेलुलर, जो कि क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसमेंट सब्सटेंस। और यहाँ पे क्या है? एक हमारा रहने वाला है अल्यूवलाई, और सेकंड होने वाला है हमारा पल्मोनरी कैपिलरी। पल्मोनरी कैपिलरी। ओके। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बाय 3 लेयर्स, 2 सेलुलर एंड 1 नॉन सेलुलर। 2 सेलुलर में कौन कौन से? अल्यूवलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी, एंड 1 नॉन सेलुलर इज अ बेसमेंट सब्सटेंस। ओके, यहां तक क्लियर? ये हम लोगों ने अल्यूवलाई के बारे में जाना। अब हम जानते हैं लंग्स के बारे में। ओके, यहां से आप नोट्स बना लेना। हम जानते हैं अब लंग्स के बारे में। lungs are situated in the thoracic chamber or thoracic cavity. Lungs are situated in the thoracic chamber or thoracic cavity, and these lungs are covered by double layered pleura. Lungs are covered by the double layered pleura. Lungs ये कहाँ situated है? Lungs are situated in the thoracic chamber. These are situated in the thoracic chamber.
thoracic chamber, situated in the thoracic chamber. Then these are covered by the double layered pleura, covered by a double layer pleura, covered by a double layer pleura. यहाँ डायग्राम के हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं. This is a right lung, this is a left lung. ये कहाँ सिचुएटेड है? थोरैसिक चेंबर के अंदर. एंड दीज लंग्स आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड प्लूरा. दिस इज अ प्लूरल मेम्ब्रेन. दिस इज अ प्लूरल मेम्ब्रेन. अब यहाँ पे जो नॉच बनाए हैं ना, ये क्यों बने हम लोगों ने? ये है कार्डियक नॉच. यहाँ पे हार्ट स्लाइटली लेफ्ट साइड में होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम इसे कार्डियक नॉच बोलते हैं. इसे हम कार्डियक नॉच बोलते हैं. अब इन बिटवीन दिस प्लूरल मेम्ब्रेन देयर इज अ फ्लूइड कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड. ये क्या है हमारा? प्लूरल फ्लूइड. प्लूरल फ्लूइड ये क्या है? प्लूरल फ्लूइड विच रिड्यूस द फ्रिक्शन. ये क्या काम करता है? रिड्यूस द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन रिड्यूस करने का काम करता है. क्या काम करता है? रिड्यूस द फ्रिक्शन. अब ये लंग्स जो है हमारे कहाँ पे सिचुएटेड है? थोरैसिक चेंबर में. थोरैसिक चेंबर कैसे बना है ये हम लोग जानते हैं. थोरैसिक चेंबर इज फाउंड बाय वेंट्रली द स्टर्नम. वेंट्रल साइड में क्या है? स्टर्नम. डॉर्सली देयर इज अ वर्टिब्रल कॉलम. डॉर्सली क्या है? वर्टिब्रल कॉलम. लैटरली देयर आर द रिब्स. लैटरली क्या है? रिब्स. एंड द बिलो देयर इज अ डायफ्राम. इन सब चीजों से मिलकर क्या बना है? थोरैसिक चेंबर. थोरैसिक चेंबर कैसे बना है देखते हैं. थोरैसिक चेंबर. ventrally there is a sternum. Dorsally vertebral column. Laterally there are ribs. And below dome shaped diaphragm. Dome shaped diaphragm. अब हम लोगों को ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसमें अगर कुछ चेंजेस होंगे तब हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग उसमें चेंज होने वाला है. ब्रीदिंग कैसे होने वाली है, पूरे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम लोगों को आगे काम में आने वाला है. यहां तक सब लोगों को क्लियर है? लंग्स सिचुएटेड इन द थोरैसिक चेंबर. थोरैसिक चेंबर कैसे बना है? वेंट्रली स्टर्नम, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, लैटरली रिब्स एंड बिलो देयर इज अ डोम शेप्ड डायफ्राम. डोम शेप्ड यानी कि लाइक दिस. क्या है? डोम शेप्ड डायफ्राम. ओके, डायग्राम एकदम इजी है, आसान से हम लोगों ने यहाँ पे ये देखने की कोशिश की. लंग्स के बाद हम आप देखते हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन. 5 लाइंस एनसीईआरटी में दी है. हम वही लाइंस यहाँ पे डायग्रामेटिकली देखने वाले हैं. वही लाइंस हम यहाँ पे क्या करने वाले? डायग्रामेटिकली देखने वाले हैं. स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या क्या होने वाला है उसमें? सबसे पहले तो हम ब्रीदिंग करने वाले हैं. ब्रीदिंग करने के बाद क्या होने वाला है? अल्वियोलाई में और पल्मोनरी कैपिलरीज में एक्सचेंज होने वाला है गैसेस में. वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने के बाद क्या होने वाला है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. वो गैसेस ट्रांसपोर्ट होने वाला है. आगे जाके वो एक्सचेंज कहाँ से किसके साथ होने वाले? टिश्यू के साथ.
और टिश्यू के साथ एक्सचेंज होने के बाद लास्ट में वहां पे क्या होने वाला है, यूटिलाइजेशन होने वाला है उस ऑक्सीजन का टू प्रोड्यूस द एनर्जी फॉर ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज अमीनो एसिड इन जैसे कंपाउंड का ब्रेकडाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूटिलाइज होने वाला है उस ऑक्सीजन का। ये 5 स्टेप्स हमको याद रखनी है। अब हम लोग वो डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये क्या है, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ओके, अब यहां पे क्या होने वाला है, ब्रीदिंग। फर्स्ट स्टेप हमारी क्या रहेगी, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग आप सब लोगों को पता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो यहां पे क्या होने वाला है, एटमॉस्फेरिक एयर इनहेल होने वाली एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आने वाला है, O2 एंड CO2। ब्रीदिंग हुई। ब्रीदिंग के बाद आप यहाँ पे आगे जाके क्या होने वाला हमारे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप क्या होने वाला है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी। अभी हम लोगों ने डायग्राम बनाई थी एल्वियोलाई की, एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी। इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने वाला है, एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी। दिस इज अ पल्मोनरी कैपिलरी, pulmonary capillary. This is a pulmonary capillary. This is the alveoli. ये क्या है, alveoli। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द पल्मोनरी कैपिलरी एंड alveoli। CO2 and O2। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन alveoli एंड पल्मोनरी कैपिलरी। सेकंड क्या स्टेप है हमारी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन alveoli एंड पल्मोनरी कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी। यहां तक किसी को समस्या कोई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन alveoli एंड पल्मोनरी कैपिलरी। और यहां पे एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज होने के बाद क्या होने वाला है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्या होने वाला है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। थर्ड स्टेप, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये जो सेकंड स्टेप थी, इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, इसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होके अब यहां पे आने वाला है, कहां पे हो, टिश्यू के पास। These are the tissue। ये क्या है, टिश्यू। एंड here is a systemic capillary। यहाँ पे क्या है, systemic capillary। This is a systemic capillary, systemic capillary। तो क्या हम इसे बोल सकते हैं कि देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन टिश्यू एंड सिस्टेमिक कैपिलरी। जैसे यहाँ पे अल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरी में एक्सचेंज हुआ था, उसे हम बोल रहे थे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन अल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी, वैसे ही यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन टिश्यू एंड सिस्टेमिक कैपिलरी। ऐसा बोल सकते हैं, जरूर ऐसा ही बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सचेंज इसमें हो रहा है ना भैया जी।
सिस्टेमिक कैपिलरी और टिश्यू में। तो हम यहाँ पे जरूर ऐसा बोलेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन alveoli एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सिस्टेमिक कैपिलरी एंड टिश्यू। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, जरूर लिख सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन टिश्यू एंड सिस्टेमिक कैपिलरी एंड सिस्टेमिक कैपिलरी। ये हमारी है फोर्थ स्टेप। ये क्या है? हमारी फोर्थ स्टेप। इसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। अब जैसे ही यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, देयर इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, अब यहाँ पे क्या होगा? जो ऑक्सीजन टिश्यू के पास आया है, कुछ ना कुछ उसका काम होगा, तभी तो बॉडी ने उसे मंगवाया है। तो उसका काम है भैया जी कि यूटिलाइज करके हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करना है। क्यों? तो हमारी बॉडी को कुछ एक्टिविटीज है, हमें कुछ एक्टिविटीज करना है या नहीं, तो इसलिए कुछ तो एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे वो ऑक्सीजन आया है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड्स लाइक अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और ग्लूकोज। इनका ब्रेक डाउन करके क्या करने वाला है? एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला है फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ही रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में ही ये बताया था कि देयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड्स लाइक अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। तो ये हमारा था फिफ्थ स्टेप, जिसे हम बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन ये हमारी थी फिफ्थ स्टेप। यहां तक किसी को कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए, एकदम आसान है। ब्रीदिंग किया, ब्रीदिंग करने के बाद यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुए बिटवीन अल्वियोला एंड पल्मोनरी कैपिलरीज। वहां से फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हुए। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होने के बाद यहाँ पे एक्सचेंज हुआ किसके? टिश्यू और सिस्टेमिक कैपिलरीज के बीच में। जैसे ही टिश्यू और कैपिलरीज के बीच में एक्सचेंज हुआ, वैसे ही ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हुआ। ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन किस लिए हुआ? क्योंकि ये जो कंपाउंड्स हमारी बॉडी में कुछ अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लूकोज, इनका ब्रेकडाउन करने के लिए। और क्यों ब्रेकडाउन करना था हमें? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। और इस रिएक्शन को क्या हम बोल सकते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन। इसे हम कैटाबॉलिक रिएक्शन बोल सकते हैं, जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, इसलिए हम इसे कैटाबॉलिक रिएक्शन बोल सकते हैं। ओके, क्लियर? यहां तक सबको क्लियर? अब भैया जी, ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ये कौन सी प्रोसेस है? दिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। क्यों बोल रहे हैं हम इसको फिजिको केमिकल प्रोसेस? क्योंकि यहां पे दोनों भी हो रही है, फिजिकल भी और केमिकल भी। फिजिको केमिकल प्रोसेस, दिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिको केमिकल प्रोसेस, दिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिकल में कौन कौन से आते हैं? एक आती है ब्रीदिंग, जो हमने अभी 5 स्टेप देखे ना, उसमें से फर्स्ट स्टेप ब्रीदिंग। उसमें के सेकंड एंड जो थर्ड स्टेप थी, जिसे हम बोले थे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकंड एंड फोर्थ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और जो थर्ड स्टेप थी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस।
थर्ड स्टेप कौन सी थी? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और जो भैया जी ये केमिकल जो थी ना लास्ट वाली, जहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ था, जिसे हम क्या बोले थे? कैटाबॉलिक रिएक्शन। जिसे हम क्या बोले थे? कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो फिफ्थ स्टेप थी जहाँ पे यूटिलाइजेशन हुआ था ऑक्सीजन का एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करके, कुछ कंपाउंड्स का ब्रेक डाउन करके, कुछ कंपाउंड्स का जैसे कि अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, इन जैसे कंपाउंड का ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस किया था, एनर्जी प्रोड्यूस किए थे। ये जो फिफ्थ स्टेप है कैटाबॉलिक रिएक्शन, ये हमारी थी केमिकल प्रोसेस। तो क्या हम रेस्पिरेशन को फिजिको केमिकल प्रोसेस बोल सकते हैं? 100% बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही चीजें इन्वॉल्व है, फिजिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व है एंड केमिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसे फिजिको केमिकल प्रोसेस बोल सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। अगर कुछ समस्या हो, थोड़ा सा लेक्चर पीछे लेने का और फिर से देख लेने का, ओके। और कुछ डाउट्स, कुछ क्वेरीज अगर होगी आप लोगों को, तो आप लोग हमें कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और अपना एक इंस्टाग्राम का भी पेज है, वही बायोलॉजी विद डॉक्टर जीवन नाम से, वहाँ पे आप आके भी क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज पूछ सकते हैं, ओके। तो चलिए मिलते हैं एक अगले बढ़िया से लेक्चर में।